अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। वेलकम इन दी ऑनलाइन क्लास ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। और जैसा कि हमारी रूटीन है, प्रीवियस लेक्चर्स में से आप कुछ पूछना चाहें, सवाल करना चाहें कोई मेरे से। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन करना चाहें? ओके, जी 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 बख्तावर पूछें। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ठीक है, शाबाश। तो आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली दो बैक्टीरिया पे आज हम बात करेंगे। वन इज कैंपाइलोबैक्टर and another one is helicobacter. कैंपाइलोबैक्टर की काफी सारी स्पीशीज हैं जो ह्यूमन में डिजीज काज करती हैं, लाइक कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई। लेट मी टाइप फॉर यू। ये डायरिया काज करती है ह्यूमन में। देन है कैंपाइलोबैक्टर पीटस, ये सेप्टिसीमिया काज करती है। एंड देन है कैंपाइलोबैक्टर इंटेस्टिनलिस, तो ये भी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन काज करती है ह्यूमन में। और भी हैं काफी सारी, बट जो दो ज्यादा फ्रीक्वेंट हैं हमारे रीजन में, वो कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई है एंड कैंपाइलोबैक्टर इंटेस्टिनलिस है। तो जैसे हम डिस्कस करते होते हैं मॉर्फोलॉजी, ये कैंपाइलोबैक्टर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, तो अगेन डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है। एक पोलर फ्लैजेला एक इसमें मौजूद होता है। ग्राम नेगेटिव है और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया अपनी शेप को चेंज कर सकता है। एक करेक्टर जो कंपाइलोबैक्टर का नोट करने वाला है कि ये बैक्टीरिया माइक्रो एरोफाइल है। माइक्रो एरोफाइल में भी ये ग्रुपिंग आपने फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी हो, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन के रेफरेंस से ये ग्रुपिंग है। इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, बट
लोअर एटमॉस्फेरिक लेवल, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उस लेवल पे, ऑक्सीजन के उस लेवल पे इस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। लो लेवल की ऑक्सीजन चाहिए। तो ये एक डिफरेंट चीज है। बैक्टीरिया हमने पढ़े हैं उनके रेफरेंस से। बहुत ज्यादा सेल बैक्टीरिया है, टेम्परेचर रेज होने से मर जाता है। सनलाइट में जो रेडिएशंस हैं, जो रेज हैं, उनसे भी मर जाता है। बहुत से डिसइंफेक्टेंट्स को भी सेंसिटिव है, तो डेथ हो जाती है इसकी। अगर एनवायरनमेंट तो टॉनिक ना हो तो अगेन इसकी डेथ हो जाती है। तो एनवायरनमेंट में इसका सर्वाइवल इन बैक्टीरिया का इतना नहीं। तो फिर सोर्सेज ऑफ इंफेक्शन क्या होगा? तो सोर्स ऑफ इंफेक्शन है इन बैक्टीरिया का, कैंपाइलोबैक्टर का, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन क्लिनिकल केसेस। ये फिर सोर्स हैं। एनवायरनमेंट से इनका ट्रांसफर बहुत क्लिनिकल केसेस से होता है। और जैसा दोनों स्पीशीज के अगर आप नेम्स पे गौर करें, कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, ये नेम दिया ही इसलिए क्या है, जेजु इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। और दूसरी स्पीशी का नेम अगर आप देखें, इंटेस्टाइनैलिस, तो इंटेस्टाइन से। तो इन बैक्टीरिया की साइट ऑफ इंफेक्शन, जहां पे ये डिजीज काज करेंगे, वो अगेन इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन का प्राइमरीली जो बैक्टीरिया इंफेक्शन काज करते हैं, उनमें ट्रांसमिशन का रूट जो ऑपरेट होता है वो ओरल रूट ऑपरेट होता है। तो फूड कंटेमिनेटेड विद कैंपाइलोबैक्टर, को कंटेमिनेट ह्यूमन क्लिनिकल केस भी कर सकते हैं और एनिमल भी कंटेमिनेट कर सकते हैं। सिमिलर फैशन में पर चांस अगर ये बैक्टीरिया, जैसे लाइक लास्ट टाइम हमने विब्रियो में पढ़ा था, कंपाइलोबैक्टर भी उसी तरह से है, सेंसिटिव है ये पीएच को। डायरेक्टली अगर ये गैस्ट्रिक जूसेस को तो इसकी डेथ हो जाएगी। ये फूड पार्टिकल्स इसको पास करवा सकते हैं स्टोमक से। वंस ये वहां से पास हो जाए स्टोमक से, पर चांस अगर बच जाता है, तो फिर ये जाके अटैच होता है इंटेस्टाइनल वॉल की
एपिथेलियम के साथ। और इसका जो डिफरेंस है वो यहां से स्टार्ट होता है, डिफरेंस डिजीज के रेफरेंस से। लास्ट टाइम विब्रियो पे बात करते हुए मैंने बताया था आपको कि वो एपिथेलियम के साथ अटैच होता है, बट इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर इन्वेड नहीं करता, टॉक्सिन बनाता है। कैंपाइलोबैक्टर ये इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर इन्वेड करता है, और जो बैक्टीरिया टिश्यू के अंदर इन्वेड करें उनके इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये बैक्टीरिया फिर कंपाइलोबैक्टर एंट्राइटिस काज करता है, मन में एक्यूट गैस्ट्रो एंट्राइटिस काज करता है। इसके अलावा इन्वेजन के अलावा कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई ये दो तरह के टॉक्सिन्स भी बनाता है। साइटोटॉक्सिन बनाता है, इसके अलावा एंटेरोटॉक्सिन भी सिंथेसाइज करता है। और एंटेरोटॉक्सिन का वही काम है। साइटोटॉक्सिन ने तो सेल्स और इंटेस्टाइन की वॉल के सेल्स स्लफ हो जाएंगे, डेथ होगी तो स्लफिंग होगी वहां से। एंटेरोटॉक्सिन का काम वो है जो ये टॉक्सिन करता है। कॉलरा वाला काम कैंपाइलोबैक्टर का एंटेरोटॉक्सिन करता है। तो क्या काम था इस जी जमीला रानी, जमीला बेटे आप मौजूद हो? ओके। यस सर। तो हाँ अच्छा, तो ये आप बताओ जरा, फेलोज के लिए रिवाइज करें कि कॉलरा टॉक्सिन का क्या काम था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, आप थे कल? यस सर। आप बेट क्लास में थे? हाँ, तो जरा बताएं कॉलरा टॉक्सिन क्या करता है। अच्छा, सर जिसको ये पता जो है है वो ना बताए जरा। इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस कॉज करते हैं, और ये जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन करते हैं। बिल्कुल, ये दो काम होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ कॉलरा टॉक्सिन। लेकिन कॉलरा टॉक्सिन का काम क्या है ये अब भूले ना आपको। पैरालिसिस, जी जी सर, सॉरी, वो फ्लूइड पंप की पैरालिसिस कॉज पैरालिसिस करते हैं। ऑफ यस फ्लूइड। तो कैंपाइलोबैक्टर के एंटेरोटॉक्सिन में भी यही कुछ करना, पैरालिसिस काज करेगा फ्लूइड पंप की। और जो पहले आपने बताया कि फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, ये दोनों काम ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ फ्लूइड पंप होते हैं। तो कैंपाइलोबैक्टर फिर एडिशनल काम कर रहा है। एक काम तो इसका वही है जो विब्रियो करता है कि पैरालिसिस ऑफ फ्लूइड पंप। जो एडिशनल काम ये बैक्टीरिया कर रहा है कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई एंड इंटेस्टाइनैलिस, कि ये गैस्ट्रो एंट्राइटिस काज कर रहा है, इन्फ्लेमेशन है जीआईटी की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, प्लस इसका साइटोटॉक्सिन इंटेस्टाइनल वॉल के सेल्स की डेथ काज कर रहा है। अब साइंस क्या अपीयर होंगे
जी बच्चों, अगेन आप जरा गेस करो क्या साइंस अपीयर होंगे। मैं अगर रिपीट करूं कि ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एंट्राइटिस काज कर रहा है, साइटोटॉक्सिन सेल्स की डेथ काज कर रहा है, एंटेरोटॉक्सिन पैरालिसिस काज कर रहा है, फ्लूइड पंप का। ये मैकेनिज्म है इस बैक्टीरिया का डिजीज काज करने के रेफरेंस से। तो किस तरह के साइंस अपीयर होंगे जी बख्तावर, कैसे साइंस अपीयर? तो डायरिया तो होगा, उसके अलावा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस है बिल उसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम भी होगा, मतलब पेन होगी। और वेरी गुड, डाइजेशन शाबाश। भी और ठीक से नहीं होगी। और उसके अलावा सर बिल्कुल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो डायरिया हुआ था लास्ट टाइम भी कॉलेरा की वजह से, लेकिन उसमें स्मेल नहीं थी, इसमें स्मेल होगी क्योंकि इसमें इन्फेक्शन भी हुआ है। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड, वेल सेड बख्तावर, थैंक यू बेटे। सही बताए साइंस आपने कि क्या साइंस आएंगे। चूंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इसमें फीवर भी होगा, ये आप ऐड कर लें। जिसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है उसमें फीवर हो जाता है। तो बाकी साइंस आपने बिल्कुल सही बताए कि डायरिया होगा और उसमें से स्मेल आएगी, बिल्कुल आएगी। और चूंकि गैस्ट्रो एंट्राइटिस है तो एब्डोमिनल पेन होगी। अब याद, डायरिया होता रहता है फ्रीक्वेंटली। एक किस्म का डायरिया इस तरह का होता है कि आप जैसे ही वॉशरूम यूज करके बाहर आते हैं या वॉशरूम की हाजत आपको होती है तो आपके पेट में, एब्डोमेन में पेन होती है। पंजाबी में जिसे कहते हैं मरोड़ पड़ते हैं, दर्द होती है। और इसमें चूंकि सेल वॉल, जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसके सेल्स की स्लफिंग भी हो रही है, तो डायरिया सिर्फ सिंपल डायरिया नहीं होगा, दैट विल बी ब्लडी डायरिया। और एक बात और जो नोट करने वाली है, अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह का डायरिया हो जाए तो उसकी एटियोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती है, काज सिंपल नहीं होती। अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम जो केसेस हैं उनमें कैंपाइलोबैक्टर के साथ ये बैक्टीरिया भी ऐड होता है, शाइजेला। और ऐसा डायरिया जिसमें ब्लड मिक्स होके आए उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डाइसेंट्री। तो इसमें जो मेजर क्लिनिकल साइन होगा दैट विल बी डाइसेंट्री विद एब्डोमिनल पेन। ये इसका क्लिनिकल साइन होगा, डाइसेंट्री विद एब्डोमिनल पेन। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें यहां तक? तो डिफरेंस क्या हुआ विब्रियो का और कैंपाइलोबैक्टर का? डिफरेंस ये हुआ कि वाटरी डायरिया होता है जबकि कैंपाइलोबैक्टर में ब्लडी डायरिया। विब्रियो में स्मेल नहीं आती क्योंकि इंटेस्टाइन के सेल्स की स्लफिंग नहीं हो रही, इंफेक्शन नहीं है, इन्वेड नहीं कर रहा बैक्टीरिया। कैंपाइलोबैक्टर में स्मेल भी आएगी। और थर्ड जो डिफरेंस है, विब्रियो में एब्डोमिनल पेन नहीं होती जबकि कैंपाइलोबैक्टर में
एब्डोमिनल पेन होगी। अब तीन चीजें हैं यहां पर, वाटर लॉस, मिनरल्स का लॉस, प्लस गैस्ट्रोएंट्राइटिस। ये तीन चीजें। ओके, डायग्नोसिस तो उसी तरह से करेंगे, डायग्नोसिस को मैं छोड़ रहा हूं इस दफा। यस, एक मीडिया का नेम लिख लें जो सिलेक्टिव मीडिया है, बाकी तरीका का डायग्नोसिस का सेम है, सेम 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 पैटर्न होगा कि क्लिनिकल साइंस जो आप फिजिशियन को बताएंगे कि पेट में दर्द होती है और स्टूल जब पास होते हैं तो लूज हैं और उनमें ब्लड मिक्स होके आता है, स्मेल भी आती है। सैंपल वही लिया जाएगा जो विब्रियो में लेते हैं, फीकल सैंपल लेंगे, माइक्रोस्कोपी कर लें, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया नजर आएंगे, कल्चर करेंगे। इसके लिए जो सिलेक्टिव मीडिया यूज होता है उसका नेम लिखें, फिरोज एगर। ये सिलेक्टिव मीडिया है कंपाइलोबैक्टर के लिए। एक और भी है एमपी एगर, इस पे आप कल्चर करेंगे तो इसकी ग्रोथ आ जाएगी। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं, इसकी तो किट अवेलेबल है, एलाइजा की किट अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं एलाइजा किट। यस, जो क्वेश्चन मुझे पूछना था आपसे, मैं थोड़ा सा दोबारा से वापस एक पॉइंट आपको हाईलाइट करता हूं, फिर आपने मुझे ट्रीटमेंट बताना है कि कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तीन चीजें हैं इसमें, 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। वाटर लॉस हो रहा है ड्यू टू डायरिया, इम्बैलेंस है मिनरल्स का, प्लस गैस्ट्रोएंट्राइटिस है। ये तीन है। तो क्या ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या लेंगे, क्या करना चाहिए? जी, तहरीम फातिमा, बेटे आप मौजूद हो? तहरीम फातिमा, यस सर। हाँ बेटे आप बताएं जरा क्या सर ऑप्शन। डिहाइड्रेशन हुई है तो इसलिए उनको कोई ड्रिप्स वगैरह या इस तरह से, और मिनरल्स के इम्बैलेंस के लिए भी उनको देंगे, और कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह उनको देंगे। बिल्कुल, शाबाश। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि गैस्ट्रोएंट्राइटिस काज कर रहा है बैक्टीरिया, तो एंटीबायोटिक जरूरी है। प्लस आप इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, मिनरल्स का सोल्यूशन, इंट्रावीनस ड्रिप दें उसे, मिनरल्स के सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स की ड्रिप दें। शाबाश, वेरी गुड। तो ये इसका ट्रीटमेंट आप करेंगे। और काफ़ी सारी ड्रग्स को ये सेंसिटिव है, तो ऐसे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं। अनुषा, अनुषा इम्तियाज, ओके, सायरा रफ़ी। यस सर। जी अनुषा बेटे, कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है? सर एरिथ्रोमाइसिन, हाँ शाबाश, और क्लिप्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, हम्म, एमॉक्सिलिन। वेरी गुड, सर वेरी गुड, शाबाश, ठीक है अनुषा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये जो एंटीबायोटिक्स बताई हैं अनुषा ने, ये यूज की जा सकती हैं, लेकिन बेहतर एंटीबायोटिक वो होगी जिसकी अवेलेबिलिटी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ज्यादा है। तो एम्पीसिलिन के रिजल्ट्स अच्छे होंगे इसमें। कोलेस्टीन, ये भी अच्छे रिजल्ट्स देगी।
एंड क्यूनोलॉन, क्यूनोलॉन्स के ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स होंगे ऐसे केसेस में। और क्यूनोलॉन्स में काफ़ी सारी ड्रग्स आती हैं, आपको कुछ नेम्स में लिखवाता हूँ, आप लिख लें ताकि आपको याद रहे। क्यूनोलॉन ग्रुप है और इसमें सिप्रोफ्लक्ससलीन सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही है ह्यूमन में। सिप्रोफ्लक्ससलीन नोविडेट के नाम से आती है, सिप्रॉक्स के नाम से आती है। ओफ्लक्ससलीन, एनरोफ्लक्ससलीन, ये ज़्यादा कामन है, बस काफ़ी है मेरे ख्याल में। वैसे तो बड़े नेम है, काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ हो रही हैं ह्यूमन में वो सिप्रोफ्लक्ससलीन है, लीवोफ्लक्ससलीन है, ओफ्लक्ससलीन है, एनरोफ्लक्ससलीन। मॉक्सीफ्लक्ससलीन, ये एक लेटेस्ट लॉन्चिंग है, मॉक्सीफ्लक्ससलीन। तो इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप कैंपाइलोबैक्टर में से? नेक्स्ट इसी तरह का एक और बैक्टीरिया डिस्कस करते हैं जो ह्यूमन में, पाकिस्तान में तो इसका रेट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैंपाइलोबैक्टर है। अभी इसका लास्ट फ्यू डिकेड्स में इस बैक्टीरिया का नेम चेंज हुआ है। इसका प्रीवियस नेम था कैंपाइलोबैक्टर पाइलोरी, अब इसका नेम कर दिया उन्होंने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये बैक्टीरिया क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का असर है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का बायस बनता है ये बैक्टीरिया। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है, पहला पोर्शन है, ड्यूडीनम, तो वहां पर ये अल्सर्स का बायस। साइट ऑफ इन्फेक्शन का डिफरेंस है एक्चुअली कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, कैंपाइलोबैक्टर इंटेस्टाइनैलिस एंड कैंपाइलोबैक्टर पाइलोरी में। कैंपाइलोबैक्टर पाइलोरी, जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहा जाता है, ये इन्फेक्शन काज कर रहा है स्टोमिक का और ड्यूडीनम। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस अल्सर का बायस बनता है, स्टोमिक अल्सर्स कह लें, ड्यूडिनल अल्सर्स कह लें। अल्सर ऐसे वूंड को कहते हैं जो पुराना हो और हील ना हो रहा हो। मॉर्फोलॉजी सेम है क्योंकि ये भी कंपाइलोबैक्टर है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी उसी तरह से है हेलिकोबैक्टर की भी, कि स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है और मोटाइल ऑर्गेनिज्म है। ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो आपको ये ग्राम नेगेटिव की तरह नजर आएगा। नेक्स्ट करैक्टर भी सेम है, माइक्रो एरोफाइल है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी,
then atmosphere, इसमें बैक्टीरिया इन्वेड करेगा एपिथेलियल सेल्स को, डैमेज काज करेगा म्यूकोसा को डायरेक्टली, जिसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन होगी। अब इस केस में, हेलिकोबैक्टर के केस में, कोई टॉक्सिन्स नहीं है और हेलिकोबैक्टर कोई मिनरल्स का इम्बैलेंस भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हेलिकोबैक्टर किसी फ्लूइड पंप को टारगेट नहीं करता, एक काम है सिर्फ एपिथेलियल सेल्स के साथ जाके अटैच होना है और फिर खुद से एपिथेलियल सेल्स के अंदर इसने पेनिट्रेट करके सेल्स की डेथ काज करनी। तो वूंड बनते जाएंगे, जैसे जैसे ये बैक्टीरिया ग्रो करता जाएगा स्टोमक की वॉल में और ड्यूडिनम की वॉल में वूंड बनते जाएंगे और वो हील नहीं होते। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस आप इसे कह सकते हैं, स्टोमक अल्सर्स का नेम दे सकते हैं। तो ये इसका काम है। ओके, अब फिर अगेन आप लोगों की टर्न है। मैंने बता दिया कि ये बैक्टीरिया क्या करता है, स्टोमक की वॉल और ड्यूडिनम की वॉल के एपिथेलियल सेल्स के साथ इसने अटैच होना है और फिर इन एपिथेलियल सेल्स में पेनिट्रेट करेगा और इन सेल्स की डेथ काज करता जाएगा। बस एक यही काम है जो ये बैक्टीरिया करता है। तो क्या क्लिनिकल साइंस अपीयर हो सकते हैं? जी, ये 3 डिजीजेस हैं, इनको आप यहीं पे आपस में कंपेयर कर लें और फिर याद रहेगा कि विब्रियो में क्या होता है, कैंपाइलोबैक्टर में क्या होता है और हेलिकोबैक्टर में क्या होता है। अच्छा जी, कौन बताएगा तो मुझे? इसमें एब्डोमिनल पेन होगा ज़्यादा। इसमें पेन होगी, बिल्कुल इसमें पेन होगी, शाबाश। क्या इसमें डायरिया हो? स्टमक माल फंक्शनिंग है। खदीजा एक सेकेंड, क्या इसमें डायरिया होगा? नो सर। शाबाश। क्या इसमें वॉमिटिंग होगी? चांसेस हैं क्योंकि एसिडिटी Yes, है ना, स्टमक एसिडिटी, तो उसकी वजह से बिल्कुल नाउजिया हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये स्टमक एसिडिटी कोई चीज नहीं होती बच्चे, ये पहले ज़हन से ये बात क्लियर करें। ये जो कह देते हैं ना कि स्टमक एसिडिटी होगी ना, ये ऐसी कोई बात नहीं होती। स्टमक की पीएच तो ऑलरेडी एसिडिक है, और क्या एसिडिटी होनी है? 3 होती है पीएच स्टमक की, वो तो ऑलरेडी हाईली एसिडिक है। एक्चुअली वो जो आपको जलन हो रही होती है वो किस वजह से होती है बताएं हैं जरा। अभी मैंने आपको एक क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है ना वो म्यूकस वॉल उसको डैमेज करता है, तो जो डैमेज एसिड है करता ना है। वो उसकी वॉल्स को डैमेज करते हैं, उसकी वजह से जलन होती है। हाँ यस, शाबाश, उसकी वजह से जलन होती है, वरना कोई एसिडिटी नहीं है। गैस्ट्रिक जूसेस वैसे ही एसिडिक हैं। शाबाश, दैट्स गुड। तो इसमें मेजर यही है कि इसमें पेन होती है, स्टोमिक पेन हो, एब्डोमिनल नहीं, इसको थोड़ा आप ठीक कर लें, स्टोमिक पेन। ये आपने सुना होगा अक्सर, अभी तो ये रेट बढ़ता जा रहा है, इस वाले साइन को जरा याद रखें और ऐसे लोगों को लाजमी चेक करवाएं फॉर हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन। जो ये कहते हैं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं या कोई चीज पीते हैं, स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है। तो जो मेजर और स्ट्रॉन्ग रीजन ऐसे लोगों में पॉसिबल है वो गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, अल्सर,
और ये दोनों पॉसिबिलिटीज किस में बनती हैं? हेलिकोबैक्टर में। तो ऐसे लोगों को लाजमी चेक करवाएं कि कहीं उनमें हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन तो नहीं है। इफ यस, तो इसका फौरन से पहले ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अदरवाइज ये वूंड्स अल्सर्स हैं, और अल्सर्स की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि ये हील नहीं होते और स्लोली ये बढ़ते जाते हैं, स्टॉप नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा अगर इसका प्रॉपर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। दैट्स गुड, शाबाश। जी खदीजा साबिर, सॉरी, आप बताओ क्या कहना चाह रहे थे? सर फंक्शनिंग के बारे में बात कर रही थी कि उसकी बिल्कुल फंक्शनिंग बिल्कुल डिस्टर्ब होगी एज बिल्कुल, म्यूकोजा इज। यस यस आप सही कह रहे हो, स्टोमक की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। और क्या है फंक्शनिंग उसकी? टर्निंग है फूड की, मिक्सिंग है गैस्ट्रिक जूसेस की, तो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी। और ऐसे लोगों में इनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स भी आएंगे। दैट्स गुड, शाबाश। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस करने का तरीकाकार बेटे वही होगा, क्लिनिकल साइंस। फीकल सैंपल। इसमें फीकल सैंपल कहाँ से? कहाँ है बैक्टीरिया? लेकिन वो तो स्टमक में, हाँ, बैक्टीरिया कहाँ पे है? जहाँ पे वूंड है। स्टमक और में ये है तो सर। ये तो बॉल के अंदर इन्वेड कर जाता है, तो क्या सैंपल लेंगे? ये तो गलत है कि आप स्टूल सैंपल लोगे। नो, इसमें नहीं होगा स्टूल सैंपल। इसमें आप बायोप्सी सैंपल लेंगे वूंड वाली जगह। बायोप्सी सैंपल लेना होगा। मुश्किल है इसका सैंपल लेना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का, आसान नहीं है। तो बायोप्सी सैंपल लेंगे, उसकी हिस्टोलॉजी कर सकते हैं आप बायोप्सी सैंपल की, माइक्रोस्कोपी कर लें, कल्चर कर लें। ये बैक्टीरिया भी स्किरोजेगर पे ग्रो कर जाता है, क्योंकि ये कैंपाइलोबैक्टर ही है ना, अभी इसका नेम चेंज हुआ है। ओके, इसका ट्रीटमेंट लाजमी ले लेना चाहिए। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे, क्या फर्क होगा? विब्रियो का ट्रीटमेंट क्या था? जी अभी मुझे बताएंगे ये आसिया आसिया हयात, डॉक्टर वाली लगाई हुई है आपने। दैट्स गुड, शाबाश। आसिया हयात, आप मौजूद हो? जी सर। आप मुझे बताएं विब्रियो का ट्रीटमेंट क्या है? सर विब्रियो में हमने ओआरएस दिया था और वैक्सीन दी थी उन्हें। वैक्सीन भी लगाई थी बेटे वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं है। आप जरा माइक ऑफ करो और दोबारा से भूलना नहीं चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। विब्रियो में दो काम थे, डिहाइड्रेशन एंड मिनरल इम्बैलेंस। तो उसमें प्रायोरिटी क्या होगी? इंट्रावीनस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये आपकी प्रायोरिटी होगी। और प्लस बाद में आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी होगी इंट्रावीनस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है कैंपाइलोबैक्टर। ये मुझे बताएगी सना सना सुलेमान। यस सर। जी सर बेटा। इसमें हमने एंटीबायोटिक्स दी थी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी हैं, और शाबाश, साथ में शाबाश। हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को वेरी सेट करने के लिए हमने ड्रिप्स दी हैं इंट्रावेनस। वेरी गुड, वेरी गुड। आप अच्छी बात है, क्लास भी पढ़ रहे हो और लगता है बहन भाइयों या भतीजे भतीजियों के साथ खेल भी रहा है। दैट्स गुड, शाबाश। बिल्कुल सही बताया आपने। एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीबायोटिक ये प्रायोरिटी होगी, और अगर वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है तो फिर इंट्रावीनस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चन कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में क्या ट्रीटमेंट देंगे? जी खदीजा बताएगी मुझे क्या ट्रीटमेंट देंगे, खदीजा साबिर। सर म्यूकोजा को रिटेन करने के लिए मे भी कोई मेडिसिन जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम पे जरा गौर अल्सर करो। इफेक्ट। यस, प्रॉब्लम पे गौर करो कि अल्सर किस वजह से बन रहा है। बिकॉज ऑफ डैमेजिंग नेचर और इन्फ्लेमेशन इज देयर, बैक्टीरिया इन्वेट करेगा।
बैक्टीरिया इन्वेड कर रहा है, तो बैक्टीरिया आपका टारगेट होगा इसमें। तो क्या देना यस सर, चाहिए? एंटीबैक्टीरियल्स। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देनी चाहिए, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ज़रा कम दें और एंटीबैक्टीरियल को फोकस करें हेलिकोबैक्टर के केस। ओके सर। थैंक यू बच्चों, शुक्रिया आप लोगों का। कुछ पूछना चाहे मेरे से, कोई सवाल करना चाहे? सर इस केस में वो मिप्राजोल वगैरह कुछ नहीं देंगे? वो सपोर्टिव थेरापी में आती हैं सारी चीज़ें। जो असल ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक है। वो बिल्कुल आप जब जलन हो रही है तो आप म्यूकेन वगैरह पी लेते हैं, मेप्राजोल ले लेते हैं। वो क्या करेगा, लेयर बना देता है, वॉल के ऊपर उसकी लेयर बन जाती है। वो जब तक लेयर रहेगी आप सुकून में रहेंगे, जैसी लेयर ऑफ होगी दोबारा से वही प्रॉब्लम। तो असल रीज़न, जैसा कि खदीजा ने बताया, असल रीज़न हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है और असल रीज़न को ख़त्म करना है, इसको टारगेट करेंगे। ट्रीटमेंट इसका होगा एंटीबायोटिक, और सपोर्ट में आप विटामिन, मिनरल, मेप्राजोल ये आप ले सकते हैं। ये सपोर्टिव थेरापी होती है, टारगेट बैक्टीरिया को करें। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें? सर ओके। ये जो इंटरनल बायोप्सी सैंपल्स होते हैं ये कैसे लेंगे यहाँ पे स्टमक में? हाँ, पास करके, ट्यूब पास करके। ये आप नहीं लेंगे, ये तो यस। फिजिशियन या सर्जन का काम है। सर इसमें अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते? मतलब उससे भी तो आइडेंटिफाई हो सकते हैं ना स्टोर? हो सकता है, लेकिन उससे सिर्फ ये पता चलेगा कि वूंड है, और कुछ नहीं पता चलेगा। डायग्नोसिस करने के लिए बैक्टीरिया, क्योंकि हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरिया तक पहुंचने के लिए आपको कल्चर करना होगा, इम्यूनोलॉजी के टेस्ट परफॉर्म करने होंगे। ये जो अल्ट्रासाउंड है ये नहीं बताएगा कि डिजीज किस वजह से है। लीजन का पता चल जाएगा इन चीज़ों से कि यहाँ पे जख्म है, रीज़न क्या है उसका पता नहीं चलेगा। रीज़न मालूम करने के लिए आपको कल्चर करना होगा या इम्यूनोलॉजी का टेस्ट परफॉर्म करना होगा। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें? दैट्स गुड। आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। अपने बड़ों का एहतराम किया करें और पेरेंट्स की